नमस्कार। डॉक्टर कहते कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां पहुंचाना। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं महिला स्वास्थ्य और आयुर्वेद के बारे में। हम आपको बता दें, विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर पुष्पा राय जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का क्या महत्व है चिकित्सा पद्धति में? जी। बेसिकली आयुर्वेद आयु और वेद दो शब्दों से बना है। आयु का अर्थ जीवन है और वेद अर्थात ज्ञान जी। तो आयुर्वेद पूरी जीवन जीने की कला का विज्ञान है एक तरह से। और दूसरा ये है कि आयुर्वेद में हम दिनचर्या ऋतुचर्या के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखना, और उसके लिए जैसे कि हम बचपन से ही देखते हैं कि हम सुबह उठ के गर्म पानी पी रहे हैं, तो हमारे आयुर्वेद से वो सब चीज़ें, क्योंकि आयुर्वेद में सर्वप्रथम उषा काल का वर्णन है। उषा काल में उषा पान करना, तो अभी भी उसको हम फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे डेली एक्सरसाइज करना है, तो आयुर्वेद में प्रतिदिन व्यायाम को बताया गया है। तो वैसा हम देखें तो अपने हमारे पूरे जीवन में हर जगह आयुर्वेद समाहित है। भोजन में सभी मसालों आयुर्वेद के औषधियों के रूप में हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेद हमारे जीवन में पूरी तरह से समाहित है और ये जीवन जीने की कला है जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। तो हम बात करेंगे महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्यगत। सबसे पहले हम देखते हैं आमतौर पर जो बहुत अधिकतर देखी जाती है वो है हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द महिलाओं के जी। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में किस प्रकार से इसका इलाज या उपचार संभव है जी। महिलाओं के रोगों को हम देखते हैं तो हर महिला अपने जन्म से जब लेकर मृत्यु तक उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंज होते हैं, उसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स के इफेक्ट होते हैं। उसके बाद जब वो माँ बनती है उस समय बहुत सारे हार्मोन्स, फिर माँ बनने के बाद जब मीनोपॉज की स्थिति आती है तो मीनोपॉज होने के 1 साल पहले तक उस पेरीमेनोपॉजल स्टेज होती है, उसमें भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। और जब मेनोपॉज होता है तो हार्मोन्स सारे डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो संभावना रहती है वो ज़्यादातर पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो जो मेनोपॉज के समय एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होने लगते हैं जी। तो उसकी वजह से हड्डियाँ, ऑस्टियो का मतलब बोन है और पोर का मतलब छिद्र है, यानी कि जो खोखली हो जाती है हड्डियाँ। तो जैसे कि हम एक लकड़ी है वो मजबूत होगी, लेकिन वही लकड़ी यदि घुन ने खा लिया है तो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से उस समय हमें या तो जो महिला है जब वो प्रेग्नेंट है या जिस समय वो अपने प्यूबर्टी स्टेज में, उस समय उसका खान पान ऐसा होना चाहिए कि शुरू से ही उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी ना हो जी। कि उसके कैल्शियम के लेवल को हम मेंटेन रखें। दूसरा ये कि जब वो माता बनती है, लैक्टेशन फेज होता है, तो शिशु को दुग्ध पान करा रही है, उस समय उसकी कैल्शियम की कमी काफ़ी हो जाती है। तो उस समय माता को अच्छा खासा दुग्ध आहार, कैल्शियम से युक्त जो भी हमारे आहार है, जैसे कि दूध से बने सारे पदार्थ जिसमें कि रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, सारे नट्स हो गए, मूंगफली, बादाम, इन सब में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। इनका सेवन हमेशा ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। विशेष तौर पे महिलाओं को इसलिए करना चाहिए कि उनके जीवन में उनके एक शिशु को पोषण भी देना है, उनको खुद पूरे परिवार का ध्यान भी रखना है। तो उनकी हड्डियाँ, उनके में महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज़्यादा देखी जाती है। और एक हार्मोन डिक्लाइन भी है, जैसा कि पुरुषों में इस तरह के हार्मोन का डिक्लाइन अचानक से होना नहीं देखा गया। तो महिलाओं को विशेष तौर पर अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ खान पान से ही नहीं, एक्सरसाइज भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम डाइट ले रहे हैं और धूप का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो यदि विटामिन डी की कमी है तो आपका जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, रिच ऑफ एक्सरसाइज इसलिए चाहिए क्योंकि आपका बोन के लिए आप कैल्शियम ले रहे हो, लेकिन आपकी मसल्स यदि एक्टिव नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो वो भी आपके बोन्स को मजबूत नहीं कर पाएंगे जी। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और महिलाओं में विशेषकर जब प्रेगनेंसी है उस समय पे कैल्शियम के लेवल को अच्छा मेंटेन करना रहता है। बिल्कुल, ताकि आने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो। बिल्कुल। एक और समस्या हम देख रहे हैं अभी, घुटनों की समस्या। जो महिलाएं हैं उनके घुटनों में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं और यहाँ तक कि ये देखा जा रहा है ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। आजकल ऑपरेशन कराना एक विकल्प हो गया है।
तो ये क्यों होता है और क्या एक ऑपरेशन ही इसका विकल्प है या कुछ और इसमें उपचार है आयुर्वेद में? यदि शुरू से ध्यान रखे अपने खान पान का और डेली लाइफ रिजीम फॉलो करे, जो दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में वर्णन है, और ऋतु के अनुसार भोजन करना भी बताया गया है। जैसे कि अभी हमारी ये शिशिर ऋतु चल रही है, जो जाड़े की ऋतु है, जनवरी से लेकर मार्च तक शिशिर ऋतु में। तो शिशिर ऋतु में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो गुरु आहार का सेवन कर सकते, मूंगफली है, तिल है, इन सब में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो इस प्रकार का भोजन करना और एक्सरसाइज करना, धूप का सेवन करना जिससे कि विटामिन डी भी मिलता है जी। और दिवा स्वप्न इस मौसम में, शिशिर ये ऋतु के हिसाब से इस मौसम में मना किया गया कि दिवा सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसमें कफ वृद्धि होती है। तो हम यदि आयुर्वेद का पालन करते हैं, और घुटना दर्द में कैल्शियम की कमी तो मेन है ही। कई लोग अभी बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल में आ गए। पहले हमारी माताएं जो थी वो उकड़ू भी बैठ के काम कर लेती थी, चक्की भी चलाती थी, तो उनकी मसल्स बहुत एक्टिव रहती थी, तो हड्डियों का पोषण अच्छा होता था। अभी इस तरह का किसी प्रकार का कार्य, घरेलू कार्य, वैसा कुछ कार्य रह नहीं गया जिसमें आपका उकड़ू बैठना भी हो, उठना भी हो, चक्की वाला आसन भी हो जिसमें आप चक्की भी चला रहे हो। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। खड़े खड़े ही सारे काम करने, खाना बनाना है तो भी घुटने में जो पोषण होना चाहिए, घुटनों की एक्सरसाइज नहीं हो रही, वहां की मसल्स भी वीक हो रही है। अब घुटने से तो आप बैठते ही नहीं, घुटने का बैठने का काम ही नहीं है। और अभी इंडियन टॉयलेट्स पहले होते थे, उसके कारण भी बैठने उठने से वो प्रॉपर पोषण होता था, वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था। तो काफी सारी चीजें जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि शुरू से ध्यान रखा जाए और कैल्शियम इंटेक अच्छा रखे, खान पान अच्छा रखे, और आयुर्वेद में तो उसे वात व्याधि में लिया गया, तो वात शमन की बहुत सारी चिकित्सा है और बहुत सारी औषधियां हैं आयुर्वेद में। जैसे सारे गूगल हैं, योगराज गूगल है, अमृता गूगल है, और भी सिंहनाथ गूगल है। इन सब के सेवन से शुरू में यदि इलाज किया जाए तो उनकी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, तो वो एक्सरे करा के देखना पड़ता है किस स्टेज पे है। यदि शुरुआती स्टेज पे है तो आयुर्वेद से उसकी पूरी तरीके से चिकित्सा संभव है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कफ, वात, पित्त, ये मुख्य कारण बताए गए हैं इसमें, जैसे कई सारे रोगों के। जी। तो आयुर्वेद में इससे बचने के लिए क्या उपचार किया जाता है? आयुर्वेद में एक तरह से आयुर्वेद की परिभाषा ही है कि जो भी, जिसका भी शरीर सम दोष होना चाहिए, सम अग्नि, सम दोष सम अग्नि, और प्रसन्न आत्म, इंद्रिय और मन, यानी दोष, अग्नि सब कुछ समावस्था में होना चाहिए, और व्यक्ति का मन, इंद्रिय प्रसन्न होना चाहिए, आत्मा भी प्रसन्न, उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। यदि आपको कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहा है लेकिन उसका मन प्रसन्न नहीं है, वो आत्मा उसकी प्रसन्न नहीं है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति के कैटेगरी में नहीं आएगा। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण ये है कि उसके शरीर के दोष, मल की भी समावस्था हो और उसका मन और इंद्रिय भी प्रसन्न हो। तो जब शरीर के, आयुर्वेद में परिकल्पना ही इसीलिए की गई है कि आपका मन भी प्रसन्न होना चाहिए, शरीर और दोष सभी समावस्था में। तो जो वात, पित्त, कफ व्याधि है जी, उसमें सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं, 80 प्रकार के व्याधियां होती है, वो वात के कारण होती है। और ये वात दुष्टि क्यों होती है? तो विरुद्ध आहार विहार से होती है। आहार का मतलब जो भोजन में विरुद्ध अवस्था है, जैसे कुछ लोग दुग्ध के साथ खट्टे पदार्थ ले लेते हैं, नमक की चीजें ले लेते हैं, वो विरुद्ध है। और विरुद्ध विहार में जैसे शयन है, आपको दिवा शयन नहीं करना है तब भी आप दिन में सो रहे हो, आपको रात्रि जागरण बहुत लंबे समय तक नहीं करना है, उसके कारण वात प्रकोपित होता है, पित्त भी प्रकोपित होता है, दिन में आप सोते हो तो कफ प्रकोपित होता है। तो आपके दोषों को बैलेंस रखना जरूरी है, सम दोष में रखना है। जो भी आपके शरीर के दोष हैं वो आपके पूरी बॉडी की एक्टिविटी उन ये दोष के कारण ही, शरीर के जो वात, पित्त, कफ है, ये दोष जब बनते हैं जब ये दूषित होते हैं, ये समावस्था में होते हैं, तो ये आपकी बॉडी को, इनके बिना आपका बॉडी जीवित ही नहीं है। तो यही आपके पूरे फंक्शंस को निर्मित, जैसे आपका हाथ चलना, आपकी बॉडी के जो भी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, आपके पेट में इंटेस्टाइन में जो चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो सब वात के कारण है। आपका डाइजेशन हो रहा है वो जठराग्नि के कारण यानी पित्त के कारण है। जी। तो और कफ जो श्लेष्मा है, जैसे कि कहीं कहीं श्लेष्मा की जरूरत है, घुटनों में श्लेष्मा है, जो चिकना पदार्थ है, वो सभी कफ है। तो उन सबको समावस्था में रखना ही आयुर्वेद का दिनचर्या और ऋतुचर्या के पालन से, उनके औषधियों के पालन से, जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोष है, इनको बैलेंस में बना के रखना है। और यदि दूषित हो जाते तो उनकी चिकित्सा के द्वारा उनका निर्हरण करना, जैसे पंचकर्म चिकित्सा है, शोधन चिकित्सा के द्वारा यदि दोष दूषित हो जाते तो उनको चिकित्सा के द्वारा उनको समावस्था में लाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, पंचकर्म क्रिया, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये है क्या?
हाँ जी, आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा दो प्रकार। तो जो हम औषधियों से चिकित्सा करते हैं, जैसे किसी को बॉडी में पेन है, किसी को पेट में कोई परेशानी है, कुछ है, तो हम कुछ औषधियाँ देते हैं। तो औषधियों के द्वारा जो चिकित्सा होती है वो शमन चिकित्सा जी। और जब हम शोधन चिकित्सा करते हैं, जिसमें कि स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और बस्ती और नस्य के द्वारा जो चिकित्सा करती है, तो वो पूरी तरीके से दोषों को शरीर से निर्हरण कर देती है। यानी दोष, हम जब समन चिकित्सा करते हैं तो दोष शरीर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो समावस्था में आ जाते हैं। जब दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं तो फिर शोधन की आवश्यकता होती है, और जिससे हम शोधन चिकित्सा, जिससे कि पंचकर्म बोलते हैं, जिसमें 5 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, उनके द्वारा चिकित्सा करते हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य का प्रयोग करते हैं। तो नस्य मतलब कि नेजल ड्रॉप्स के द्वारा आपके जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, जत्रु अर्थात क्लेविकल, और उसके ऊपर के जो भी सिरो रोग या जो भी आपके जत्रु से ऊपर के रोग हैं जी, छाती से ऊपर के रोग हैं, तो उन रोगों के लिए नस्य चिकित्सा और सिरोधारा चिकित्सा का वर्णन है जी। इस प्रकार से पंचकर्म जो क्रिया है ये बहुत ही सहायक है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, और भी हम आपसे जानकारियाँ लेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा विराम। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। डॉक्टर कहते कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है, और महिला स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर आज हम जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर पुष्पा राय जी से, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, इसके पहले आप बता रही थी पंचकर्म के बारे में जी। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे महिलाओं में जो माहवारी अनियमित हो जाती है और उससे संबंधित जो समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद किस तरीके से सहायक होता है उपचार करने में। सर्वप्रथम तो जो माहवारी की अनियमितता होती है उसके मुख्य रूप से 4 कारण भी होते हैं। पहला तो यदि मासिक धर्म की शुरुआत है उस समय अनियमितता होगी। दूसरा, यदि मासिक धर्म अंत होने वाला है यानी मीनोपॉज होने वाला है उस समय भी अनियमितता रहती है। तो और तीसरी चीज़ ये है कि यदि थायराइड हार्मोन की किसी प्रकार की कमी है उसमें भी मासिक धर्म की अनियमितता पाई जाती है। और बाकी यदि प्रेगनेंसी के दौरान भी, प्रेगनेंसी है उसके बाद बच्चा मतलब कि प्रसूता अवस्था जो होती है डिलीवरी के बाद, उस समय भी मासिक धर्म अनियमित होता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इस तरह की। और अभी एक नई जो है मासिक धर्म से रिलेटेड जो युवतियों को परेशानी हो गई है वो है उसका मेन कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। जैसे कि जो अंडे बनते हैं वो पूरे तरीके से फूट नहीं पाते हैं और उनको सिस्ट बन जाता है, तो उनके मासिक धर्म अनियमित हो जाते हैं। पीरियड्स बहुत ज़्यादा या तो ब्लीडिंग होगी या स्कैंटी ब्लीडिंग होगी, कम ब्लीडिंग होगी, पीरियड्स की साइकिल बहुत बढ़ जाएगी, 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते। तो जो ये समस्या, और इसमें दूसरी चीज़ है कि फीमेल जो हार्मोन्स है उनकी कमी और मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, एंड्रोजन्स। तो जो एंड्रोजन्स जब बढ़ते हैं तो उनके शरीर पे इफेक्ट दिखते हैं, जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, उनके हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बॉडी की ओबेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं। फीमेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्मोन से ही मेंटेन होता है। तो जो मेनोपॉज होता है उसमें हार्मोन्स डिक्लाइन होते हैं तो बॉडी वेट अपने आप ही बढ़ने लगता है। वो आप सेम खान पान कर रहे हो, पहले जैसा खाते थे वैसा ही आपका भोजन है, उतनी ही एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन आप जिस मेनोपॉज स्टेज में आते हो तो उस समय आपके जो बॉडी का वेट है वो सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ने लगती है, तो वो हार्मोन डिक्लाइन होते हैं। तो और मानसिक बहुत सारी इसके कारण परेशानियां हो जाती है, मनोरोग भी हो जाते हैं। और पीरियड्स ना होने के कारण बॉडी वेट बढ़ता है, सिस्ट बढ़ता है, यूट्रस बल्की हो जाएगा, यूट्रस का साइज बढ़ जाएगा। और गर्भाधान में यदि वो मैरिड है लेडी तो गर्भाधान में बहुत सारी असुविधा होगी, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाएगी। तो मासिक धर्म की अनियमितता से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और तीसरा कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण एनीमिया हो सकता है
और डिहाइड्रेटेड रह सकती है पेशेंट, बहुत बीमार अपने आप को महसूस कर सकती है। और स्कैंटी ब्लीडिंग में उसके फेशियल हेयर ग्रोथ से उसको सामाजिक तौर पे उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसके पूरे फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाएगा एंड्रोजन हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण। तो मासिक धर्म के अनियमितता के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनकी चिकित्सा ये है कि जो पीसीओडी है वो जनरली एक्सरसाइज की कमी होना, आयुर्वेदिक यदि दिनचर्या फॉलो की जाए कि सुबह उठना है, सुबह टाइम से उठना है, गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, डेली का डेली सब चीज़ें करनी है। कुछ योगासन है जो बहुत उपयोगी हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, भुजंग आसन है, मल आसन है, ताड़ आसन है, ये सब पीसीओडी में बहुत उपयोगी है, बहुत निश्चित तौर पे ये फ़ायदा देते हैं। और भोजन में जो भी पैक्ड फूड आइटम्स हैं उनका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। घर में बने मोटे अनाज का सेवन करना है, जो होल ग्रेन है उनका सेवन करना है। ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, दूध लेना है, दही लेना है, पनीर लेना है। लेकिन जब पीसीओडी हो जाए तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, हैवी डाइट नहीं लेना है, तब रुक्ष आहार की चिकित्सा है। लेकिन शुरू से ही हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेना है किसी भी महिला को या युवती को, और एक्टिव रहना है। बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे ही होती है। और तीसरी चीज़, उनको यदि स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी पीसीओडी का कारण है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मनोरोग से संबंधित बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ अश्वगंधा है, ज्योतिषमती है, ब्राह्मी है, ये सब है। निद्रा सही समय पे करना है, यदि लेट नाइट जगते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो ये भी पीसीओडी का कारण बन सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीसीओडी होता है, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जी, तो ये इस प्रकार की दिनचर्या यदि वो अपनाते हैं और खान-पान अपनाते, बैलेंस डाइट लेते हैं, दिनचर्या सही रखते हैं, ऋतु के अनुसार, मैंने बताया कि ऋतु के अनुसार भोजन का वर्णन है, ऋतु के अनुसार भोजन करें। और एक चीज़ और आयुर्वेद में वर्णन है कि ड्यूरिंग मेंसेस भी वर्णन है, उसको ऋतु काल जो कहा जाता है, जब 4 दिन का है, उसमें भी विशेष प्रकार के भोजन का वर्णन है। और ये भी वर्णन है कि उस समय बहुत ज़्यादा हार्श एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्टिविटी नहीं करना है, रेस्ट करना है। जैसे कि पहले बोला जाता था कि जिस दौरान मासिक धर्म है उस दौरान महिला को पूरा रेस्ट करना चाहिए, तो वो आयुर्वेद में वर्णन है। और उस दौरान जो भोजन है वो विशेष प्रकार का भोजन बताया गया, जिसमें शाली, चावल और जौ का वर्णन है कि जौ से बने हुए दलिया या भोजन या दूध में पकाकर मधुर आहार लेना है, मीठे ही भोजन करना है, उष्ण होना चाहिए। उष्ण, मीठा और लघु आहार। तो लघु में सबसे लघु में जौ का हो गया, आजकल मिलेट्स हैं उनका है, और ओट्स हैं, इन सब का सेवन करना है ड्यूरिंग मेंसेस। तो उनको आने वाले समय में पीसीओडी और दूसरी और समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। जी हाँ, जो इस काल में बहुत सारी शिकायतें होती हैं, पेट दर्द, हाथ दर्द, हाँ, तो वो वैसा भोजन रखेंगे तो वो सारी शिकायतें भी कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो माहवारी से संबंधित समस्या हो गई। माहवारी जब रजोनिवृत्ति संपन्न हो जाती है, उसके बाद मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो इफेक्ट आता है, जो महिलाओं में प्रभाव आता है, उसके बारे में आपने कुछ बताया है। उससे हम कैसे निपट सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से? हाँ जी, तो पहली चीज़ तो उसमें हार्मोन्स डिक्लाइन होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन पूरे तरीके से कम हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो हड्डियों पे आता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है। तो उसके लिए मैंने बताया कि शुरू से ही आपको रिच कैल्शियम डाइट लेना है। और यदि मेनोपॉज हो चुका है तो डेली आपको 500 mg की कैल्शियम की टैबलेट्स लीजिए, या भोजन में फुल प्रचुर मात्रा में कैल्शियम का होना चाहिए। जैसे कि जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, दूध बताया, पनीर वगैरह का सेवन करने से। और उसके अलावा उस समय डिप्रेशन और मानसिक रोग भी बहुत होते हैं, मन की बहुत सारी व्याधियां हो जाती है, तो उनका भी पूरा ध्यान रखना है। तो मन की व्याधियों के लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, कपालभाति है। मनोरोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद में सत्वावजह चिकित्सा बताएगी। सत्वावजह चिकित्सा अर्थात सत्व अर्थात मन पे कैसे विजय पाना है। तो अभी जो एलोपैथ की दवाइयां हैं वो ब्रेन पे काम करती है, लेकिन जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं वो मन पे काम करती है। तो मन और दिमाग दोनों अलग अलग चीजें। तो मन की चिकित्सा करनी है, जैसे कि पूजा पाठ करिए, मन भगवान में लगाने से भी अध्यात्म की ओर जाइए, तो मन आपका प्रसन्न होना चाहिए। ब्रेन, हाँ, मेडिटेशन से ब्रेन की चिकित्सा अलग हो जाती है आयुर्वेद के हिसाब से, और मन की चिकित्सा अलग। तो इसमें मनोरोग हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है,
तो और एंजाइटी और जैसे हॉट फ्लसेस हो जाते हैं अचानक से, गर्मी ठंडी लगने लगती है अचानक से, पूरे फेस पे पसीने पसीने हो जाते, गर्मी हो जाती है। दूसरा वही पूरे शरीर में दर्द रहता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण है। बाउल जो भोजन की इच्छा भी है वो भी कभी इच्छा अनिच्छा रहती है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी औषधियों का वर्णन है, जैसे शतावरी का सेवन जो कि कैल्शियम रिच भी होता है, प्रोटीन भी है, और उस समय के लिए जो एस्ट्रोजन की कमी है वो रिच ऑफ एस्ट्रोजन होता है, फुल ऑफ एस्ट्रोजन, तो फाइटो एस्ट्रोजन उसमें होते हैं। शतावरी का सेवन, अश्वगंधा का सेवन, कुछ भस्म है जैसे प्रवाल पिष्टी है वो मानसिक शांति करती है, शंख पुष्पी का सेवन, इस प्रकार की औषधियों का वर्णन है। और इसके सेवन से पूरे तरीके से ये जो मीनोपॉज वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मन की चिकित्सा है वो बहुत उपयोगी है। बहुत सारी महिलाएं मन से दुखी हो जाती है, अचानक से रोना आएगा, अचानक से बहुत घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होंगे, पल्स रेट बढ़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यदि शुरू से अपने खान पान का विशेष प्रकार से ध्यान रखें तो बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से। जी डॉक्टर साहब, एक समस्या जो देखी जाती है वो है बांझपन की समस्या। खासकर हम अभी देख रहे हैं अभी के जो युवा हैं, काफ़ी लेट मैरिज होती है, काफ़ी लेट जो उनके इश्यूज होते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये बांझपन की समस्या बहुत देखी जा रही है। जी। तो इसको आयुर्वेद की सहायता से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? जी। तो बांझपन तब कहते हैं जब 1 साल तक दाम्पत्य जीवन में रहने के बाद भी यदि सही उम्र में शादी हुई है और पुत्र उत्पत्ति या मतलब बच्चे संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो उसे बांझपन में कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है, तो दोनों का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, पुरुष का भी रहता है, स्त्री का, बट बेसिकली स्त्री की ज़्यादातर उसमें जांचें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनके या तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, ओवरी में प्रॉब्लम है, या फिर मन भी स्वस्थ नहीं है, वो भी एक बांझपन का कारण है। तो उसमें हम जब चिकित्सा की जाती है तो उसमें सर्वप्रथम सभी चीज़ों की जांच की जाती है कि बाह्य चिकित्सा उसकी अलग होती है, अभ्यंतर चिकित्सा अलग होती है। तो बाह्य चिकित्सा में हम देखते हैं कि किसी प्रकार का उनको जो योनि मार्ग का किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इन्फेक्शन की अलग चिकित्सा होती है। उसमें पिचू धारण कराना हो गया, बहुत सारे फलघृत घृत है, लघु फलघृत है, उनका सेवन कराना है उनको, और भी औषधियां हैं जिनको दिया जाता है। यदि मन किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं है, मन दुखी है, तो मन को स्वस्थ करने के लिए योगा प्राणायाम बताए जाते हैं। पीसीओडी तो नहीं है, यदि उनकी ओवरीज सही से वर्क नहीं कर रही है तो उसके लिए अलग चिकित्सा है। जहां मतलब उनके शरीर में जिस भाग में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, कहीं ट्यूब बंद है, यदि किसी के फैलोपियन ट्यूब सी ब्लॉक होती है तो उनको भी बंधत्व होता है, तो ट्यूब को खोलने के लिए उत्तर बस्ती की चिकित्सा और बहुत सारे वातज व्याधियों की चिकित्सा इसमें की जाती है। तो पंचकर्म बहुत उपयोगी है इसमें, उत्तर बस्ती से लेके पूरा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन। हम यदि किसी बंधत्व के, अब ये भी देखना है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी की सेकेंडरी, मतलब पहले कभी बच्चा हो चुका है कि पहली बार ऐसा इनफर्टिलिटी हुआ है, तो इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। और वैसा करके फिर दोनों की ही चिकित्सा करते हैं। पुरुष भाग में यदि स्पर्म काउंट या स्पर्म की किसी तरह की प्रॉब्लम है तो साथ साथ में पुरुष की भी चिकित्सा होती है और फिर स्त्री की भी चिकित्सा, दोनों की चिकित्सा मिला के करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अब हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें, दिनचर्या का पालन करें। यदि आप डेली योगा प्राणायाम और एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।